हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा आपकी 10.2 कंप्लीट हो चुकी थी, 10.1 भी कंप्लीट हो चुकी थी। अब है 10.3। बेटा इनमें एग्जाम्पल्स तो है नहीं एक्सरसाइज के आगे, ठीक है। फिलहाल 10.3 में आते हैं। 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वृत्तों के कई जोड़े युग्म, मतलब जोड़े में नहीं होता, दो वृत्त हो जिसमें खींचिए। प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों वृत्त में कॉमन हो, सेम हो, कॉमन को कहते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। पहले हमें बताना है कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उसके बाद हमें बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं दो वृत्तों के अंदर। तो देखो प्रॉपरली तो वीडियो में है, वो सॉरी पीडीएफ में प्रॉपरली तो करवाया ही है, बाकी मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने ऐसा ले लिया, दो वृत्त ऐसे ले लिए जो बिल्कुल भी टच नहीं करते, आपस में टच नहीं कर रहे, तो इनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो मैं कहूँगी इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं, 0, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ऐसा ले लिया कि ओनली बाउंड्री टच हो रही है, बाउंड्री टच हुई है, तो देखो उभयनिष्ठ बिंदु जो टच हो रहा है वो ओनली एक बिंदु है, कुछ भी ले लो ए ले लिया मैंने, ठीक है, सॉरी बेटा, ए ले लिया मैंने उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। तो मुझे ये दिखा कि एक ही बिंदु है, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ कितने हैं, एग्जाम्पल ले रही हूँ धीरे धीरे, ठीक है, एक। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया कि जब दो सर्कल आपस में कट करें, तो बेटा आपस में कट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा ओनली दो ही टच होते हैं, होते नहीं होते, खुद करके देख लो, कितने भी बड़े से बड़े सर्कल को, छोटे से छोटे सर्कल को आपस में टच करके देखो तो ओनली दो बिंदु ही निकलेंगे। उनके भी नाम लिख दो, मान लो इसका लिख दिया पी, इसका लिख दिया क्यू, तो मुझे कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिल गए, 2 मिल गए। करके देख लो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो पहले तो ये 3 एग्जाम्पल्स देने हैं, उसके बाद लास्ट में लिखना है कि अधिक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, कुछ भी नहीं था, सॉरी, नॉर्मल सा था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया हुआ है, आपको वृत्त दिया हुआ है बट आपको उसकी कोई मेजरमेंट नहीं दी है, ठीक है। एक रचना करनी है इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए, इसका केंद्र बिंदु ज्ञात करना है हमें, केंद्र बिंदु। तो कैसे ज्ञात करेंगे केंद्र बिंदु, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको एक वृत्त दे रखा है, तो मान लो कोई आपको चूड़ी से या किसी और से बना के आपको एक वृत्त दे देगा, उसकी आपको रचना करनी है। तो अब चूड़ी वूड़ी तो छोड़ो, मैंने एक नॉर्मल सा आपको जो फेयर कॉपी में करना है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि आपको एक सर्कल खींचना है। वैसे आप जब सर्कल खींचोगे तब आपको तो पता ही होगा उसका केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा हिल गया है, आपने एक सर्कल खींच दिया ये, ठीक है। अब देखो आपको पता है वैसे केंद्र बिंदु ये है, पर इसको लेके नहीं चलना है अभी, ठीक है। बाद में हम आंसर जब चेक करेंगे तब देखेंगे हमारा आंसर कैसा आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है विदाउट केंद्र लेके, तो आप चूड़ी से बना देना सर्कल को, चूड़ी से सर्कल बनाना। उसके बाद रचना बता रही हूँ मैं, किसी भी वृत्त में केंद्र बिंदु कैसे निकालते हैं उसकी रचना बता रही हूँ। आपको कोई सर्कल दिया है प्रॉपरली मेजरमेंट से, उसमें 2 जीवा खींचनी है। जीवा क्या होती है, जीवा मैंने आपको बताई थी, किसी भी वृत्त के 2 बिंदुओं को वृत्त की सीमा पे, जो 2 ये सीमा होती है ना, वृत्त की सीमा, बाउंड्री को सीमा बोलते हैं। वृत्त की सीमा पे 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या खींची, एक जीवा ऐसे खींच ली, ए बी, एक जीवा ऐसे खींच ली, पी क्यू, अपनी मर्जी से ए बी और पी क्यू खींच ली, अपनी मर्जी से खींच लेने हैं, दोनों सेम नाप के। ए बी आपने कोई कैसे भी खींच लो, ऐसे ऐसे खींच लो, ऐसे ऐसे खींच लो, या ऐसे में खींच लो। वैसे ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा सही तब आता है जब आप कोई सर्कल लो और उसको ऐसे टेढ़े में जीवा खींचो, तो ज़्यादा सही आंसर आता है, ठीक है। इसमें थोड़ा आंसर में थोड़ा अंतर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या काम होता है, दोनों जीवा का लंब समद्विभाजक खींचना है। किसी भी लाइन का, कोई भी रेखाखंड होती है उसका लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, पहले ये सीख लो। जैसे कि ये रेखा है, इसका लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, इस रेखा के आधे से ज़्यादा, इस रेखा की लंबाई के आधे से ज़्यादा को प्रकार खोलना है, अपनी मर्जी से सोच के आधे से ज़्यादा पे प्रकार खोलना है। एक चाप ऐसे लगानी है ऊपर और नीचे पहले बिंदु से, और दूसरे सिरे से लगानी है ऊपर और नीचे, फिर इनको मिला देना है, इसको कहते हैं लंब समद्विभाजक। तो हमें लंब समद्विभाजक करना है दोनों जीवा का। तो पहले मैंने आधे से ए बी को देखा, इसमें आधे से ज़्यादा खोला, अपनी मर्जी से नाप के, अपनी मर्जी से नाप के खोलना है, कोई नापना नहीं है स्केल वगैरह से, अपनी मर्जी से। देखने में लग रहा है ना आधे से ज़्यादा है, साफ पर चल रहा है आधे से ज़्यादा होगा, ठीक है। बिंदु ए पे रख के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर बिंदु बी पे रख के उसी नाप को बिंदु बी पे रख के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे,
ये खींच गई चापें, ठीक है, चाप कहते हैं ना इसे। उसके बाद इसको स्केल से सीधा मिला देना है, ठीक है, सीधा मिला देना। मेरा तो थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ये, मैंने क्योंकि स्केल से निकला ना, तो मैं तो अभी ऐसी करी, तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये मिला दिया। उसके बाद आप पी क्यू पे आओगे, पी क्यू का भी सेम ऐसे ही करोगे, आधे से ज़्यादा अपनी मर्जी से खोलो, आधे से ज़्यादा जितना आपको लगता है कि हाँ ये आधे से ज़्यादा है। एक चाप ऊपर क्यू पे रख के और नीचे, और ऐसे ही पी पे रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। समझ आ गया? फिर इसको भी आपस में मिला दो। ये भी मेरा सीधा नहीं खींचा है, कोई नहीं, चलो इनको आपस में मिला दिया। उसके बाद इस लाइन को आगे बढ़ाओ और इस लाइन को आगे बढ़ाओ। जहाँ पे ये दोनों लाइनें टच कर जाएंगी वो ही बिंदु होता है केंद्र बिंदु। याद रखना, दोनों जीवाओं का लंब। सबसे पहला स्टेप क्या है? वृत्त खींचो। दूसरा स्टेप क्या है? दो जीवाएं खींचो आमने सामने, खींच दी, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है आपका कि दोनों जीवाओं का क्या करो? लंब समद्विभाजक खींचो, लंब समद्विभाजक खींचो, खींच दिया। फोर्थ स्टेप क्या है? दोनों लंब समद्विभाजक, दोनों लंब समद्विभाजक जहाँ कट करेंगे आपस में, जैसे ये कट कर गए यहाँ पे, उस बिंदु को कोई नाम दे दो। मान लो उस बिंदु को मैंने ओ नाम दे दिया। इस प्रकार जो ओ है वो आपका केंद्र बिंदु होगा। तो बड़ी से बड़ी क्लास में चले जाओ, किसी भी वृत्त का, किसी भी सर्कल का अगर तुम्हें केंद्र बिंदु निकालना है तो यही स्टेप होता है। सबसे पहले वृत्त तो दिया होता है आपको, दो जीवाएं खींचनी है, दोनों का लंब समद्विभाजक खींचना है, दोनों जीवाओं का, और लंब समद्विभाजक मैंने सिखा दिया कैसे खींचते हैं। उसके बाद दोनों लंब समद्विभाजक जहां एक दूसरे को कट करते हैं वही केंद्र बिंदु होता है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसकी रचना पीडीएफ में प्रॉपर्ली लिखी हुई है, पढ़ोगे समझ आ जाएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। दो वृत्त हैं, वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो पहले मैं रफली खींच लेती हूँ, आप लोग तो प्रॉपर्ली प्रकार से बनाओगे, मैंने ऐसी रफली खींच रही हूँ। एक वृत्त ये खींचा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें ना तो ऐसे ही करेंगे। दूसरा वृत्त ये खींचा, ठीक है। इसका केंद्र बिंदु मैंने पी ले लिया, इसका केंद्र बिंदु क्यू ले लिया। ये कट हो रहा है ए पे और ये कट हो रहा है बी पे। यही सब चाहिए होते हैं, लिख लिए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है? दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं प्रतिच्छेद करें। किन बिंदुओं पे कर रहे हैं? ए और बी पे कर रहे थे। तो सिद्ध कीजिए कि उनका केंद्र, उनके जो केंद्र हैं, उनके केंद्र क्या खींचे मैंने? पी और क्यू। उभयनिष्ठ जीवा के, उभयनिष्ठ जीवा जो ऐसी जीवा जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। लंब समद्विभाजक पर उनके केंद्र जो है वो उनकी उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पे स्थित है। लंब मतलब 90 डिग्री बनाए, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटे, यही होता है ना, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि ये हैं, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इस सर्कल के लिए ये ए बी एक जीवा है, इस सर्कल के लिए भी ए बी एक जीवा है। तो उभयनिष्ठ जीवा क्या हो गई? ए बी। उभयनिष्ठ जीवा क्या हो गई? ए बी हो गई आपकी उभयनिष्ठ जीवा, मतलब कॉमन कॉर्ड, ठीक है। इंग्लिश में आप बोलोगे कॉमन कॉर्ड हो गई आपकी ए बी। पी एंड क्यू इसके केंद्र बिंदु है, मतलब सेंटर पॉइंट्स है पी एंड क्यू, ठीक है। पी है इसका और क्यू है इसका। उन्होंने बोला है कि जो केंद्र बिंदु हैं वो उभयनिष्ठ जीवा, ये है पी क्यू, उभयनिष्ठ जीवा ए बी के लंब समद्विभाजक है। लंब मतलब ये 90 डिग्री चारों पे, और समद्विभाजक का मीनिंग ये हिस्सा आपस में बराबर, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर। यही बोला है आपको प्रूफ करने के लिए, ये आपको प्रूफ करना है, मैंने समझा दिया यहाँ पे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने क्या करा? पी ए को मिलाया, पी बी को मिलाया, बी क्यू को मिलाया और ए क्यू को मिलाया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये बन गया डायग्राम। उसके बाद मैंने इसको भी मिला दिया, क्योंकि लंब समद्विभाजक तो इसी का निकालना है, लंब समद्विभाजक इसका निकालना है। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको नाम दे दिया ओ, ठीक है। यहाँ तक का काम कर लिया, थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब ध्यान से देखो, आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है और इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो 90 डिग्री इसको और इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, और ऐसे ये टुकड़े बराबर करने हैं। तो देखो अगर या तो मैं ये वाला ले लूँ पी ए ओ और ए ओ क्यू ले लूँ, या तो ये दोनों ट्रायंगल ले लूँ। अगर आप ये दोनों ट्रायंगल लोगे, ध्यान से देखना, यह है ए ओ पी, यह है ए ओ पी, और दूसरी साइड बन रहा है ए ओ क्यू, ये बन रहा है क्यू ए ओ। इसको अगर आप
सर्वांगसम निकालोगे, सर्वांगसम कल सिखाया था, मतलब कोई तीन चीज़ें बराबर होती है चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो देखो ओनली AO बराबर आएगा, ये तो मुझे खुद निकालना ही है, ये भी हमें कौन निकालना ही है, ये हमें दिया नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाएगा, और ये जो PA है ये पहले वाले वृत्त की त्रिज्या है, और ये जो AQ है ये दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्याएं भी अलग हैं, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं है दोनों वृत्त सेम है, अलग हो सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, तो ये भी हमें इक्वल नहीं दिया। तो ओनली मुझे जब मैं इन दोनों को लेती हूँ तब मुझे ओनली एक ही चीज़ सेम दिख रही है, AO, ओनली एक चीज़ दिख रही है। अगर दो चीज़ भी होती तो अब मैं सोचती भी, तो इसको मैं रिस्क नहीं ले सकती इसको लेके। दूसरा तरीका है कि एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, मतलब PAO और PBO। तो देखो इसको देख लेते हैं एक बार, ये है PA और ये है O, POA, और दूसरा नीचे है POB, ये है POB, है ना ये। तो देखो क्या सेम है, एक तो PO सेम हो जाएगा, दो चीज़ एक चीज़ सेम हो गई। दूसरी चीज़ ध्यान से देखो, ये PA और ये PB इसी वृत्त की तो त्रिज्या है, ये है केंद्र बिंदु और ये है इसकी बाउंड्री, तो PA भी त्रिज्या है और PB भी त्रिज्या है इसी वृत्त की, तो दोनों त्रिज्याएं तो बराबर ही होंगी, तो मतलब PA और PB भी आपस में इक्वल है। तो मुझे इस वाले में दो चीज़ें मिल गई, तीसरी चीज़ तो मैं तब भी निकाल ही सकती हूँ, है ना। तो मतलब मैं इस पे रिस्क लेने के बजाय इसको लूँगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन दोनों को लूँ। अब इन दोनों को लेना है ये तो मुझे समझ आ गया, पर दूसरी चीज़ मुझे भी ये भी तो देखनी है कोई तीसरी चीज़ कॉमन मिल जाए। तो तीसरी चीज़ कॉमन ढूंढने के लिए देखो ये तो मुझे प्रूफ ही करना है। क्या प्रूफ करना है मुझे, ये टुकड़ा OA और OB प्रूफ करना है, और यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब ये O कोण और ये O कोण प्रूफ करना है, और OA और OB भी प्रूफ करना है। तो इसको तो साइड ही कर दो, ये वाली भुजा तो लेंगे ही नहीं, ये वाला कोण भी नहीं लेंगे, बचा कोण B और ये A, ये वाला B और ये वाला A, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। फिर नेक्स्ट कोण बचा P और P। देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे कोई तीसरी चीज़ इनके इक्वल करनी है। तो देखो आपको ये तो ऑलरेडी देखा है, और ये वाली जो है ये दोनों भी आपस में सेम है क्योंकि सेम ही है, ठीक है। OA और OB मैं प्रूफ नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती बेटा OA OB प्रूफ, क्योंकि बेटा इसमें ना OA और OB को तो मुझे खुद ही प्रूफ करना है ना, यहाँ पे O है बीच में, तो OA और OB को तो प्रूफ ही करना है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं ले सकती। दूसरा ये 90 डिग्री तो प्रूफ ही करना है, इसको भी नहीं ले सकती, इस कोण को भी नहीं ले सकती। बचा ये वाला कोण A और B, इसको भी नहीं ले सकती। फिर बचा P, ये दोनों P, इन दोनों P को कोशिश कर सकती हूँ, इन दोनों P को इक्वल करना है। इन दोनों P को मैं इक्वल कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं ये ऊपर वाला पूरा ट्रायंगल और नीचे वाला पूरा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ, मतलब सर्वांगसम सिद्ध कर दूँ, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो पहले मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में काम करती हूँ। मैंने क्या काम किया, त्रिभुज PAQ में PAQ, और दूसरा त्रिभुज लेना नीचे वाला PBQ में PBQ, इसको मैंने ध्यान से देखा, इसको मैं सर्वांगसम सिद्ध कर रही हूँ। इसको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए मैंने देखा कि AO तो सॉरी, इसको मैंने सर्वांगसम सिद्ध करना है ना, तो मैं पहले बना लेती हूँ। PAQ ये है और PBQ ऐसे नीचे है, यही है। तो इसको ध्यान से देखो, इसमें एक तो PQ सेम है, PQ आप सेम बोल सकते हो, कॉमन उभयनिष्ठ। दूसरा देखो ये PA और PB एक ही वृत्त के क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, तो PA और PB भी आपस में इक्वल हो सकती हैं त्रिज्याएं, और AQ और BQ भी क्या है, एक ही दूसरे वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों भी हो सकती हैं BQ। तीन चीज़ें मिल गई और तीनों भुजाएं हैं, तो मैं बोल दूंगी कि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया, किससे, SSS से, मतलब भुजा 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 से हो गया प्रूफ। जैसे ये प्रूफ हो गया कि ये सर्वांगसम है, और सर्वांगसम का एक चीज़ आपने और पढ़ी थी, जैसे सर्वांगसम प्रूफ होता तो मैं CPCT से उसकी बाकी की सारी भुजाएं बराबर कर लेती हूँ। अब बेटा CPCT का मीनिंग भी जान लो। CPCT का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में CPCT का मीनिंग है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये तो इंग्लिश में है इसका मीनिंग, और हिंदी में इसका मीनिंग है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब संगत भाग, संगत मतलब उस चीज के भाग, ठीक है, उससे रिलेटेड भाग, भाग मतलब अंग बोल सकते हैं, किसके, संगत भाग किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज ऑफ मतलब तो क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए CPCT से मैं उसके बाकी के सारे पार्ट्स बराबर कर देती हूँ। तो देखो इसके अंदर ये P का टुकड़ा आ रहा है, और मैंने तुम्हें कहा था इसको प्रूफ करने के लिए मुझे P के टुकड़े चाहिए। देखो APO बोलो या Q बोलो, बात तो वही पड़ेगी, और दूसरा
OPB बोलो या QPB बोलो, बात वही पड़ेगी ना। तो इनको मैं CPCT से प्रूफ कर देती हूँ कि APQ इक्वल है BPQ बाय CPCT से प्रूफ हो गया। इसे फर्स्ट इक्वेशन बना देती हूँ, ठीक है। अब आती हूँ मैं इन दोनों छोटे ट्रायंगल में, जिन दोनों को मेरे पे वर्क करना है। इन दोनों छोटे ट्रायंगल में मैं आई, मैंने इन ट्रायंगल को लिखा। ये ट्रायंगल कौन सा है? PAO और त्रिभुज POB, इसमें काम किया तो मुझे क्या मिला? ये दोनों त्रिभुज, इन दोनों में देखो, एक ये सेम, ये दोनों सेम। क्या क्या? एक तो PA और PB सेम मिला, और एक OP दोनों में सेम मिला। तीसरी चीज़ मैंने यहाँ से लिख ली फर्स्ट इक्वेशन से। वो क्या लिखी मैंने? APQ है ना, Q तो हमें आगे नहीं दे रखा, तो O पे स्टॉप कर देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। O पे स्टॉप करूँ या Q को आगे बढ़ा लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। O इक्वल में दूसरा क्या हो जाएगा? OPB या BPO। ये क्या है? BPQ है तो BPO कर दो, ठीक है, हो गया। तीन चीज़ें मिल गई। एक कौन है, इसको आप लिख सकते हो कि आपने समीकरण फर्स्ट से करा है, क्योंकि आप समीकरण फर्स्ट में इसे सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद ये तीन है, SAS से प्रूफ हो गया कि ये सर्वांग है। अगर ये सर्वांग सिद्ध हो गया तो बचे इसके पार्ट्स। मुझे तो प्रूफ ये करना था ना 90 डिग्री, तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये और ये इक्वल है, ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल। तो मैंने क्या प्रूफ करा? ध्यान से देखो, एक तो मैंने ये प्रूफ करा कि OA और OB आपस में इक्वल है, क्योंकि मुझे इनको भी इक्वल करना था, ठीक है। और दूसरा मैंने CPCT से ये प्रूफ करा कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है, AOP और BOP, ठीक है, AOP और BOP। ये किससे प्रूफ करा? CPCT से, ठीक है। CPCT से प्रूफ कर दिया। इससे तो ये प्रूफ हो गया कि समद्विभाजन करते हैं। इससे क्या प्रूफ हुआ? कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अभी तो ये इक्वल प्रूफ हुआ, अभी मुझे इसे 90 डिग्री प्रूफ करना है। उसके लिए मैंने क्या किया? मैंने ध्यान से देखा, ये दोनों O, ध्यान से देखो, ये जो है एक O इधर बन रहा है, एक O इधर बन रहा है, तो ये पूरा 180 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा सरल रेखा से? तो मैंने लिखा कि आकृति के अनुसार AOP प्लस में, ये देखो, AOP और BOP प्लस में BOP इक्वल होगा 180 डिग्री सरल रेखा। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये मैं प्रूफ कर चुकी थी, तो मैं BOP की बजाय AOP लिख दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो, इनको मैं प्रूफ कर चुकी थी, चाहो तो इसे सेकेंड इक्वेशन ले लेना, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ले ली तो मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। उसके बाद 2AOP, तो AOP लास्ट में क्या निकल जाएगा आपका? 90, सॉल्व करोगे तो। अब AOP 90 है तो BOP भी 90 निकल गया, दोनों 90 निकल गए। अब बेटा जैसे तुमने इधर के पार्ट्स करे ऐसे तुम इधर के पार्ट्स कर लोगे। आप बोल सकते हो इसी प्रकार दूसरे पार्ट क्या है? AOQ और BOQ। AOQ इक्वल BOQ इक्वल 90 डिग्री होगा, तथा एक तो ये होगा, तथा दूसरी साइड जैसे हमने इसके पार्ट्स करे हैं, अच्छा है इसके पार्ट तो इसलिए नहीं है, बस यही है, ठीक है, ये होगा। अब देखो, हमने AOP BOP दोनों 90 डिग्री प्रूफ कर दिए और ये भी 90 डिग्री प्रूफ कर दिए। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिए? ये 90 डिग्री और ये टुकड़े तो प्रूफ कर ही दिए हैं, ये करें यहाँ पे OA और OB। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो उसका केंद्र है वो अभ्यनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, लंब भी कर रहा है, समद्विभाजक भी कर रहा है। तो ये 10.3 का थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। बाकी PDF को देखना और मेरी वीडियो को बार बार देखना, तब जाके क्वेश्चन समझ आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था? ऊपर वाले बड़े ट्रायंगल, दोनों ऊपर वाले बड़े ट्रायंगल और नीचे वाले बड़े ट्रायंगल को प्रूफ किया, उससे मैंने ये निकाला फर्स्ट इक्वेशन बना के। फिर मैंने इन छोटे छोटे ट्रायंगल को लिया, ऊपर नीचे वालों को, इनको प्रूफ किया, उससे बनाया। फिर लास्ट में आंसर सॉल्व करने के लिए सरल रेखा का यूज़ किया। 3 टर्म्स यूज़ करिए, समझ आ गया। ये थी आपकी 10.3 कंप्लीट। कोई डाउट हो तो पूछ लेना और मैंने वीडियो के कमेंट्स में PDF डाली है, देख लेना।